सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसकी नरम किरणें पेड़ों के घने झुरमुट से छनकर धरती पर गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने एक प्राकृतिक शांति को जन्म दिया था। लेकिन इस शांति को एक सिसकी ने चीर दिया। वह जो अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए आया था, तुरंत चौंक उठा। आवाज बगल के ही किसी पेड़ के पीछे से आ रही थी, मगर वह ऐलान था, जो खानदानी नस्ल से था। न कभी डरा, न डरने का इरादा रखता था। कदम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़े। एक पल के लिए सोचा कि दोस्तों को बुला ले, लेकिन फिर खुद ही आगे बढ़ गया। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा, एक लड़की घुटनों में सिर दिए बैठी थी, रो रही थी। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे और पोशाक बता रही थी कि वह किसी शहरी परिवेश से है। ऐलान वास्तव में हैरान रह गया। जंगल के बीच यह लड़की अकेली? उसने सावधानी और नरमी से पूछा। तुम तुम कौन हो? लड़की ने चौंक कर सिर उठाया। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर की झलक। वह घबरा गई थी। सांसें तेज चलने लगीं। ऐलान ने तुरंत अपनी बंदूक पीछे रख दी और खुद भी कुछ दूरी पर हो गया, ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। डरो मत, मैं एक सम्मानित परिवार से हूं। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, न कि उन्हें कमजोर समझता हूं। उसने तसल्ली दी। बस यह बताओ, तुम यहां अकेली कैसे? वह हिचकियां लेती हुई बोली। मैं रास्ता भटक गई हूं। एक परिवार के साथ पिकनिक पर आई थी। थोड़ी देर अलग हुई और फिर वापस नहीं जा सकी। कृपया मेरी मदद करें। आवाज कांप रही थी, आंखों में नमी, चेहरे पर सच्चाई। ऐलान ने उसे ध्यान से देखा। वह अत्यंत सुंदर थी, जैसे प्रकृति द्वारा बनाई गई तस्वीर। एक पल के लिए वह भूल गया कि वह शिकार पर आया है। डरो मत, मेरे दोस्त यहीं हैं। हम तुम्हें शहर तक छोड़ देंगे। उसे नहीं पता था कि यही लड़की उसकी किस्मत बदलने वाली है। लड़की ने एक नजर उसकी बंदूक पर डाली, फिर दूर खड़े उन लोगों पर जो हंस रहे थे। फिर जल्दी से बोली, आप अच्छे लगते हैं। कृपया मुझे यहां से निकालें। ऐलान ने नरमी से हाथ बढ़ाया। चलो, उठो, अब तुम अकेली नहीं हो। वह झिझकी, मगर फिर हाथ थाम लिया। जैसे कुछ देर बाद उसके चेहरे पर शांति की एक लहर आ गई हो। जब ऐलान उसे लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा, तो सब चौंक गए। यह कौन है? फैजान ने पूछा। नजरें लड़की के झुके चेहरे पर थीं। रास्ता भटक गई थी, जंगल में अकेली रो रही थी। ऐलान ने संक्षिप्त उत्तर दिया। हारून चौंक कर बोला, पागल हो गया है? आजकल किसी अजनबी पर भरोसा? वह उल्टा आरोप भी लगा सकती है। माहिर ने चिंतित होकर कहा, आप फंस सकते हैं। बेहतर होगा इसे यहां छोड़ दें या किसी नजदीकी सड़क तक पहुंचा दें। लड़की, जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं पूछा था, कुछ घबरा गई, मगर ऐलान की आंखों में निश्चय था। तुम लोग वापस जाओ, वह गंभीरता से बोला। फिर लड़की की ओर मुख करके कहा, चलो, गाड़ी में बैठो। लड़की खामोशी से चल दी। ऐलान ने उसे आगे की सीट पर बैठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। गाड़ी स्टार्ट की और जंगल की कच्ची राहों से शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में लड़की चुप थी, कभी बाहर झांकती, कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती। ऐलान ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बस अपना पता बता दो, मैं तुम्हें घर छोड़ छोड़ दूंगा। लड़की ने धीरे से सर हिलाया। फिर कुछ क्षणों बाद, जैसे अंदर की द्वंद्व से लड़ते हुए बोली, मेरा नाम इश्कना हैदर है। शाम की परछाई गहरी हो चुकी थी। अचानक एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। ऐलान ने तुरंत ब्रेक लगाए। क्या हुआ? इश्कना घबराकर बोली। 4 आदमी गाड़ी से उतरे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक आगे बढ़ा और बोला, साहब, हमारी लड़की वापस कर दें। ऐलान ने चौंक कर पूछा, क्या तुम इसके घर वाले हो?
दूसरे ने हंसते हुए कहा, घर वाले नहीं, मालिक हैं। ये हमारे कोठे की शान है, खरीदी गई है। यह सुनकर ऐलान का खून खौल उठा। बकवास बंद करो, ये कोई चीज नहीं जिसे खरीदा जा सके। तीसरे ने व्यंग्य से कहा, साहब, ये आप जैसे लोग ही हैं जो दाम देकर नेकी करते हैं। हमें बस हमारा माल वापस दो। चौथे ने इश्कना को पकड़ने की कोशिश की। चल, बहुत हो गया, अब वापस, हाथ नीचे करो। ऐलान गरजा। वह आगे लपका, उसका हाथ झटका और बाकी तीनों भी झपट पड़े। ऐलान ने एक को जोर का मुक्का मारा, दूसरा बोनट से टकराया, तीसरे की गर्दन पकड़कर गिरा दिया। इश्कना गाड़ी में कांपती रही, आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐलान चिल्लाया। एक लड़की को बीच सड़क रोककर तुम यह व्यवहार करते हो? एक आदमी जमीन पर गिरते हुए बोला, साहब, गलती हो गई, छोड़ दो हमें। उन चारों की जो हालत ऐलान ने अब तक बनाई थी, वह वाकई सहम गए थे। ऐलान ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़ा और उठा दिया, फिर एक जोरदार धक्का दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तुम्हें तो दरिंदे भी कबूल न करें। उसने दहाड़ते हुए कहा, चले जाओ यहां से, वरना अंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। तीसरे ने हिम्मत करके कहा, साहब, हमें मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। वह वाकई खौफजदा थे। ऐलान का अंदाज और लहजा उन पर पूरी तरह असर कर चुका था। वह आगे बढ़ा, एक के गरिबान में हाथ डालकर उसे करीब किया। सुन लो, खबरदार जो दोबारा इस लड़की की तरफ देखा भी। मैं ऐलान हैदर हूं, हैदर खानदान का अकेला वारिस। अगर तुम में से किसी को भी इसके आसपास पाया तो तुम्हारा अंजाम कानून तय करेगा। यह सुनकर चारों के चेहरे पीले पड़ गए। वे एक दूसरे की तरफ हरासान नजरों से देखने लगे। माफ कर दो साहब, हम वादा करते हैं दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। ऐलान ने एक और धक्का दिया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना नतीजों के खुद जिम्मेदार होगे। वे सब तेजी से पीछे हटे और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। ऐलान का खून खौल रहा था। अगर कानून का पास न होता, वह अब तक खुद को रोक न पाता। लेकिन अपने खानदान की इज्जत का ख्याल करते हुए खुद को संभाला। फिर वह पलटा, इश्कना की तरफ देखा। वह अब भी चुप बैठी थी, चेहरा खौफ से सपाट और आंखें बेजान। वह जीप का दरवाजा खोलकर उसके करीब आया, झुककर बोला, अब सब ठीक है, तुम महफूज हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इश्कना की आंखों में नमी उतर आई। उसने हल्के से सर हिलाया। ऐलान वापस अपनी सीट पर आया। एक नजर जमीन पर पड़े उन चारों पर डाली और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जंगल का रास्ता वीरान जरूर था, लेकिन अब इश्कना की आंखों में खौफ की जगह विश्वास था और ऐलान के चेहरे पर वह गंभीर सुकून था जो किसी की हिफाजत करके हासिल होता है। लेकिन जीवन के कुछ फैसले बाद में भारी कीमत मांगते हैं, और शायद यह फैसला भी उन्हीं में से एक था। जीप की रफ्तार धीमी थी, आसपास जंगल खामोश था, मगर ऐलान के दिल में सवालों की गूंज थी। उसकी नजरें बार बार इश्कना की तरफ उठ जातीं, जो अब भी चुपचाप, खौफजदा, झुकी नजरों के साथ बैठी थी। ये लोग तुम्हें कोठे की रौनक कह रहे थे? इश्कना, तुमने कहा था कि राह भटक गई हो, लेकिन वे कुछ और दावा कर रहे थे। उसका लहजा नरम मगर सवालों से भरा हुआ था कि आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सर झुका लिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी। ऐलान हैरान रह गया। वह झूठ से नफरत करता था, लेकिन इस पल वह चुप रहा। तो क्या वह सब सच था या कुछ और है? बेहतर है कि सच सच बताओ, प्रेमिका, वरना तुम्हारे लिए आगे बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। प्रेमिका ने उसे देखा। चेहरे पर पछतावे के निशान थे। वह सब झूठ था। मैं धोखे में आ गई थी।
एक रिश्तेदार ने कहा था कि वह मेरी पढ़ाई पूरी करवाएगा, अच्छी नौकरी दिलवाएगा, लेकिन असल में वह मुझे बाजार का हिस्सा बनाना चाहता था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, मैं वहां से निकल भागी। 2 दिन से जंगल में छिपती फिर रही हूं। ऐलान का दिल कांप गया। क्या वाकई? यह सब सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। प्रेमिका ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी कड़वी याद को मिटाना चाहती हो। मैंने समझा वह मेरा भला चाहने वाला है, लेकिन वह सब एक धोखा था। ऐलान ने गाड़ी की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे डर था कि शायद आप भी मुझे छोड़ देंगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। यही डर था जिसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। ऐलान ने गहरी सांस ली, हाथों से स्टीयरिंग पकड़ी और नजरें सड़क पर जमा दी। बस, अब और कुछ मत कहो। जो हुआ सो हुआ। अब तुम सुरक्षित हो। प्रेमिका धीरे से बोली, धन्यवाद। और आंखें बंद कर ली, जैसे पहली बार किसी ने उसे सुरक्षित छाया दी हो। जीप अब भी शांति से चल रही थी, लेकिन वह शांति आशा से भरी थी। अनजाने इस बात से कि वह आशा कल के किसी तूफान का पूर्व संकेत बन सकती है। ऐलान उसे लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। रास्ते में प्रेमिका ने 2 बार पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वह चुप रहा। जैसे ही वे गेट के अंदर दाखिल हुए, प्रेमिका ने आश्चर्य से आसपास देखा। शानदार महल, भव्य सजावट, लेकिन अंदर एक शांत सा माहौल। ऐलान उसे लेकर लाउंज में आया, जहां उसके माता पिता, सलमा बेगम और फराज हैदर साहब चाय पी रहे थे। दोनों चौंक गए। बेटे को किसी अनजान लड़की के साथ देखना हैदर परिवार में पहला मौका था। सलमा बेगम तुरंत खड़ी हो गईं। ऐलान, यह कौन है और तुम इसे कहाँ से लाए हो? ऐलान ने आत्मविश्वास से कहा, अम्मी, यह प्रेमिका है। एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है और उसके पास रहने की जगह नहीं है। वह आज रात यहाँ रहेगी। सुबह मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने बात को सलीके से संक्षिप्त कर दिया। सलमा बेगम के चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? एक अजनबी लड़की को यूं घर ले आना? लोग क्या कहेंगे? उसका तुमसे क्या रिश्ता है? अशकाना ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। दिल की धड़कन और तेज हो गई। ऐलान ने मां की आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी, इंसानियत भी एक रिश्ता है। अगर मैं उसे छोड़ देता तो यह किसी दरिंदे के हाथ लग सकती थी। क्या मैं यह बर्दाश्त कर सकता था? इससे पहले कि सलमा बेगम कुछ कहतीं, फराज हैदर साहब ने नरमी से कहा, सलमा, ऐलान सही कह रहा है। अगर लड़की मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गेस्ट रूम खाली है, एक रात के लिए रखना कोई मसला नहीं। सलमा बेगम ने हैरत से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन कुछ न बोल सकी। आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, फराज हैदर साहब ने नरमी से जवाब दिया। क्या हम मेहमान नवाजी के असूल भूल गए हैं? और जो ऐलान कह रहा है वह सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सलमा बेगम ने आखिरी बार तीखी नजर अशकाना पर डाली और बिना कुछ कहे नाराजगी से लाउंज से बाहर चली गईं। ऐलान ने एक गहरी सांस ली, अशकाना की तरफ देखा जो अब भी खामोश खड़ी थी। चलो, तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूं। आखिरकार वह उसकी मेहमान थी, जिम्मेदारी भी उसकी थी। अशकाना ने धीरे से सर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ी। दिल में हल्की सी उम्मीद थी, जैसे तूफान के बाद एक किनारा मिल गया हो। लेकिन यह किनारा नहीं, शायद एक नई आजमाइश की शुरुआत थी। रात बूंद बूंद बीत गई और अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ निकला। विला के हर कोने में रोशनी फैल गई थी, मगर गेस्ट रूम के दरवाजे के सामने खड़ा ऐलान किसी उलझन में नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अशकाना? अंदर से हल्की सी आहट हुई। कुछ पलों बाद
दरवाजा खुला। अशकाना बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में नींद की परछाइयां और चेहरे पर एक थका देने वाली खामोशी। ऐलान को देखकर घबरा गई, मगर तुरंत नजरें झुकाकर धीरे से बोली, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान आहिस्ता से अंदर आया। सब खैरियत है? नींद पूरी हो गई? अशकाना ने बस सर हिलाया। नजरें अब भी झुकी हुई थीं कि हुई करी था। ऐलान थोड़ा करीब आया, नरमी से बोला, मैंने तुम्हारे घर का पता निकाल लिया है। मेरे कुछ जरिए हैं, उनकी मदद ली है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। इश्कना चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन तैरने लगी। अभी? आवाज कांप रही थी। हाँ, अभी। इश्कना, इस तरह तुम्हारा मेरे साथ इस घर में रहना उचित नहीं। मेरी माँ भी खुश नहीं, और लोगों को बोलने में देर नहीं लगती। तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना होगा। फिर मुस्कुराकर नरमी से कहा, वैसे तुमसे मिलने का बहाना तो मैं ढूंढ ही लूंगा। इश्कना की पलकों पर नमी उभर आई। मैं अभी जाना नहीं चाहती। वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। इलान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वहां कोई समस्या है? इश्कना ने नजरें चुराईं। नहीं, बस यहां आपके साथ सुरक्षित महसूस होता है। इलान की आंखों में नरमी उभरी, फिर खुद को संभालते हुए बोला, इश्कना, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन बेहतर यही होगा कि अभी तुम घर चली जाओ। बाद की बातें बाद में करेंगे। और हाँ, वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। वह चुप रही, मगर इनकार करने की हिम्मत भी नहीं थी। इलान ने उसकी खामोशी को रजामंदी समझा। चलो, तैयार हो जाओ, गाड़ी बाहर निकाल ली है। इश्कना ने धीरे से सर हिलाया और अपनी चादर संभालती हुई उठी। दिल में बेनाम सा डर जरूर था, मगर इलान की मौजूदगी उसे कुछ हौसला दे रही थी। गरीबों की बस्ती की गलियों में गाड़ी का दाखिल होना एक अलग ही नजारा था। कच्ची सड़कें, बच्चों की आवाजें, और बीच में एक साधारण मगर साफ सुथरा घर। गेट पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। ईलान ने गाड़ी वहीं रोकी। इश्कना उतरी। दिल धड़क रहा था। ईलान ने नरमी से उसका हाथ थामा, जैसे हौसला दे रहा हो, और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने एक अर्धवयस्क, कठोर चेहरे वाला व्यक्ति, जलाल अल-दीन साहब खड़े थे। बिना कुछ कहे उन्होंने इश्कना का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। कौन हो तुम? और यह गंदी पोटली लेकर क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहां से। इश्कना पीछे हट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इलान ने नरमी मगर दृढ़ लहजे में कहा, अंकल, ये आपकी बेटी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी है। इसे समझाइए, इसका कोई कसूर नहीं है। जलाल अल-दीन साहब ने ठहाका लगाया। यही बदचलन है जो हमारी नाक कटवा कर आई है। रातों रात घर से भाग गई, और अब तुम ऐसे लड़कों के साथ घूम रही है? शर्म है कुछ तुम में? अंदर से एक मध्यवयस्क महिला, उसकी माँ और एक युवा लड़की, छोटी बहन, बाहर आ गई। बस करो जलाल, हमारी इज्जत कब की कट चुकी है। अब तमाशा मत बनाओ, माँ ने कहा। बहन ने नफरत से देखा। हमारे लिए तो तुम मर चुकी हो। किस मुंह से वापस आई हो? इश्क न बोली। अम्मी बस एक बार सुन ली, चुप रहो। जलालुद्दीन साहब गरजे, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। हमारे दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हैं। ऐलान ने यह सब देखा, आगे बढ़ा, इश्कना का हाथ थामा। बस बहुत हो गया। इज्जत सिर्फ वह नहीं जो लोग देते हैं। कभी कभी अपने घर वाले भी इंसान को रौंद देते हैं। जलालुद्दीन ने गुस्से से कहा, ले जा इसे, हम इसका जनाजा पढ़ चुके हैं। इश्कना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर से ज्यादा हैरानी थी। ऐलान बोला, चलो इश्कना। इश्कना ने एक आखिरी नजर दरवाजे पर डाली। शायद दिल में कोई छोटी सी उम्मीद बाकी थी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो चुका था, हमेशा के लिए। 2 दिन बीत चुके थे। इश्कना गेस्ट रूम में बंद थी, पर्दे झुके, रोशनी मंद।
और वह खुद खामोश। तभी दरवाजा आहिस्ता से खुला। ऐलान अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, लेकिन चेहरा गंभीर था। इश्कना ने नजरें उठाईं, फिर तुरंत झुका लिया। अस्सलाम अलैकुम। ऐलान करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे माता पिता इतने कठोर होंगे। ऐलान की आवाज में नरमी थी। तुम्हारी आंखों में आंसू थे। तुम्हारी स्थिति सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन उन्हें तुम्हारी मजबूरी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इश्कना की आंखों से एक और आंसू टपका, लेकिन वह खामोश रही। मैं तुम्हें किसी तरह की शर्मिंदगी या तकलीफ देने नहीं आया, ऐलान ने धीमे लहजे में कहा। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं और चाहता हूं कि तुम इसे दिल से सुनो। इश्कना ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। आवाज भर आई। क्या बात है? ऐलान थोड़ा झुककर उसके करीब हुआ और बोला, तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करोगी? इश्कना साकत होकर उसे देखने लगी। आंखों में हैरानी, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या क्या कहा आपने? उसने मंद आवाज में पूछा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं इश्कना, ऐलान ने पूरी गंभीरता से कहा। तुम इस घर में मेरे निकाह के बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक अमानत हो, एक इज्जत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस समाज की कटु जुबान का निशाना बनो। प्रेम की ओंठें कांपने लगीं। दिल की अथाह गहराइयों में कुछ टूटा और फिर जुड़ने लगा। इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती के बाद अगर कोई उसका हाथ थाम रहा था, तो वह इनकार नहीं कर सकी। कुछ पल वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं हाँ कहती हूँ। ऐलान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और अशफाना की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में मौजूद दर्द, डर और अनिश्चितता जैसे किसी ने नरमी से शांत कर दिया हो। वे दोनों एक नई यात्रा की दहलीज पर खड़े थे, विश्वास और सम्मान के बंधन में बंधने के लिए, पर भविष्य से अनजान। दोपहर की धूप नरमी से ढल चुकी थी। हवा में हल्की सी ठंडक शामिल हो गई थी। ऐलान वल्ला से सीधा अशफाना को लेकर नजदीकी मस्जिद की ओर रवाना हुआ। परिवार को बताने का उसने सोचा तक नहीं था। गाड़ी में दोनों के बीच खामोशी थी, पर दिलों में एक अजीब सा सकून फैल रहा था। जब गाड़ी मस्जिद के बाहर रुकी, तो वे दोनों उतरे और मस्जिद में दाखिल हो गए। यह एक छोटी पर साफ सुथरी मस्जिद थी। नमाज की जगह सावधानी से बिछाई गई थी। दीवारों पर कुरानी आयतों की खटाई और काजी साहब का शांत चेहरा माहौल को रोशनी से भर रहा था। ऐलान ने पहले से ही मस्जिद के इमाम साहब को सूचना दे रखी थी। वे तैयारी के साथ मौजूद थे। 2 गवाह भी बुला लिए गए थे, जो मोहल्ले के शरीफ और बुजुर्ग लोग थे। काजी साहब ने अशफाना को महिलाओं के पर्दे वाले हिस्से में बिठाया और ऐलान सामने आ बैठा। निकाहनामा तैयार था। काजी साहब ने निकाह की औपचारिक कार्रवाई शुरू की। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फिर काजी साहब ने अशफाना की ओर रुक करके पूछा, अशफाना बिन्त शम्स अल-दीन, क्या आपको ऐलान खान से निकाह कबूल है? अशफाना के हाथ कांप रहे थे। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। आंखों में नमी थी, लेकिन जुबान पर विश्वास की रोशनी थी। जी, मुझे कबूल है। यह जवाब 3 बार दोहराया गया और हर बार अशफाना ने पूरे विश्वास के साथ कहा, कबूल है। अब बारी ऐलान की थी। ऐलान खान बिन फराज हैदर, क्या आपको अशफाना बिन्त शम्स अल-दीन से निकाह कबूल है? जी, मुझे कबूल है। यह सवाल भी 3 बार दोहराया गया और ऐलान ने हर बार मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। उसके बाद दोनों गवाहों की मौजूदगी में निकाह पूरा होने का ऐलान किया गया। दुआएं की गईं, कुरानी आयतों का पाठ हुआ और काजी साहब ने निकाहनामा ऐलान के हाथ में थमाते हुए खुशी से कहा, बधाई हो बेटे, निकाह पूरा हो चुका है। पत्नी तुम्हारी अमानत है, उसका हक अदा करना। ऐलान ने कागजात लिए और अशकाना की तरफ देखा, जो पर्दे के पीछे खामोशी से बैठी थी। उसकी आंखों में सुकून था,
जैसे बरसों का दर्द पल में धुल गया हो। मस्जिद से निकलते हुए ऐलान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अब वह अकेला नहीं था। अशकाना उसके साथ थी, निकाह के पवित्र बंधन में। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। वला के गेट पर शाम की परछाइयां उतर चुकी थीं। जब वे दोनों अंदर दाखिल हुए तो सलमा बेगम तेज कदमों से सामने आ गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा, माथे पर तिरछी रेखाएं और लहजे में कठोरता थी। ऐलान खान, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। न खानदान की इज्जत का ख्याल किया, न बाप की इज्जत देखी। निकाह, और वह भी इस लड़की से। ऐलान ने दृढ़ता से मां की तरफ देखा। अम्मी, मैंने जो फैसला किया है वह पूरी तरह सोच समझ कर किया है। वह अब मेरी पत्नी है। बराह इकरम इस बात को यहीं समाप्त कर दें। सलमा बेगम का गुस्सा और बढ़ गया। वे अशकाना की तरफ मुड़ी। न खानदान, न तरबियत, न हुस्न ए नसब, तुमने राह चलती लड़की से निकाह कर लिया। ऐलान ने विश्वास के साथ जवाब दिया। अम्मी, ये कोई राह चलती लड़की नहीं, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे दिल से कबूल किया है। सलमा बेगम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मोहब्बत? और तुम्हें मोहब्बत के लिए किसी शरीफ घर की लड़की नहीं मिली? ऐलान की नजर अशकाना पर पड़ी, जो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थीं। अम्मी, मोहब्बत और खुलूस में खानदान नहीं, नीयत देखी जाती है। और अशकाना जैसा साफ दिल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आपको मेरी खुशी अजीज से है तो इस फैसले को तस्लीम कीजिए। सलमा बेगम कुछ कहने वाली थीं, लेकिन ऐलान ने नरमी से कहा, अम्मी, आपकी इज्जत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर अब मेरी एक और जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी। कुछ पल खामोशी रही। सलमा बेगम की आंखों में लाचारी उतर आई। वे पलटकर अंदर चली गईं। आखिर वे इसके सिवा क्या कर सकती थीं? ऐलान ने अशकाना का हाथ थामा, नरमी से बोला, चलो, तुम्हारा असली घर अब यही है। अशकाना ने नम आंखों से सिर हिलाया और वे दोनों वला के अंदर दाखिल हो गए। नई जिंदगी की दहलीज पर, सम्मान, विश्वास और प्रेम के साथ। कमरा शाम की धीमी रोशनी से चमक रहा था। पर्दों से छनती रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। ऐलान और अशकाना आमने सामने बैठे थे। अशकाना के हाथ कांप रहे थे। वह नजरें चुरा रही थी। ऐलान उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी को समझना चाहता हो। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? ऐलान ने नरमी से पूछा। अशकाना ने होठों पर जबान फेरी, नजरें झुका लीं और आवाज लरस गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत झूठ पर नहीं कर सकती। वह बेसाख्ता बोल पड़ी थी। ऐलान का चेहरा संजीदा हो गया। वह थोड़ा आगे झुका। क्या बात है अशकाना? खुलकर बोलो। अशकाना ने गहरी सांस ली। पलकें भारी हो गईं और फिर धीरे से सर झुकाते हुए बोली, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं ले जाया था। मैं खुद अपनी मर्जी से घर से निकली थी। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, उसी के लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वह एक लम्हे को रुकी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे एक गलत जगह छोड़ दिया था। वहां से मैं जान बचाकर निकली और फिर आपको मिली। ऐलान कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वह यह सब कुछ हजम करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह एकदम खड़ा हो गया। चेहरे पर गुस्से की लहर थी। यह यह तीसरी बार तुम कोई नया सच बता रही हो। आखिर तुम्हारी असलियत क्या है अशकाना? अशकाना कपकपा उठी। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैं डर गई थी। मुझे लगा, अगर आपको सब कुछ सच सच बता दूं तो शायद आप भी मुझे छोड़ देंगे। ऐलान की नजर थोड़ी नरम हुई, लेकिन लहजे में अब भी तल्खी थी। मुझे झूठ से नफरत है अशकाना। अगर निकाह से पहले यह सब कह देती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब मेरा भरोसा टूट चुका है। अशकाना ने हाथ जोड़ लिए। मैंने जो भी किया
डर के मारे किया। मुझे लगा आप मुझे समझेंगे नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। अशकाना की हिचकियां ही सुनाई दे रही थीं। ऐलान पलटने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, अशकाना थरथराते कदमों से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। ऐलान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब और तन्हा नहीं रह सकती। मैंने सच इसलिए बताया ताकि हम एक एतबार भरे रिश्ते में जी सकें। ऐलान की आंखों में गुस्से की शिद्दत उभर आई। उसने हाथ छुड़ाया और बेख्तियार एक थप्पड़ अशकाना के चेहरे पर जड़ दिया। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अशकाना सन्न हो गई, आंसू थम गए। वह बस चुपचाप उसे देखती रही, जैसे समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो गया। ऐलान ने भारी लहजे में कहा, अब मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना इश्कान्हा। सब कुछ खत्म हो चुका है। वह तेजी से कमरे से निकल गया। इश्कान्हा जमीन पर बैठ गई, खाली नजरों से दरवाजे को देखती रही। काश मैं खामोश रहती तो शायद यह रिश्ता बच जाता। काफी देर के बाद वह वॉशरूम चली गई, खुद को थोड़ा संभालने के लिए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। वह कुछ दिन बाद उसे मनाया भी चुकी थी। रिश्ता बहाल हुआ था, लेकिन दूरी अब भी कायम थी। कमरे की फजा में उदासी बसी हुई थी। इश्कान्हा धीरे धीरे ऐलान के करीब आई। झिझकता चेहरा था, आंखों में पछतावा और होंठों पर बेआवाज बातें। वह कुछ कहने ही वाली थी कि ऐलान ने सर्द लहजे में कहा, दूर रहो मुझसे। रिश्ता बन चुका है। तुम्हें तुम्हारा हक मिल चुका है। बाकी जब जरूरत महसूस हुई तब आऊंगा। इश्कान्हा लड़क गई। आवाज में कपकपाहट थी। आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं सिर्फ सच बोलना चाहती थी। ऐलान अपनी जगह से उठा और गुस्से में बोला, सच? तुम किसी और से मोहब्बत करती थीं, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, और अब मेरे सामने झुककर वफा की बातें कर रही हो? इश्कान्हा रो दी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ आपकी हूं। जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा दिल और मेरी रूह पाक है। ऐलान की आंखों में सख्ती और बढ़ गई। उसने कहा, ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम माजी से जुड़ी हो और मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। वह सख्त अल्फाज बोलता रहा। इश्कान्हा का दिल टूटता रहा। उसने कहा, मैंने कभी किसी के करीब होने का सोचा भी नहीं। मैं सिर्फ आपसे जुड़ना चाहती हूं। लेकिन ऐलान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करा दिया। बस, मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं सुननी, न ही तुम्हारे आंसू मेरे दिल को नरम करते हैं। यह कहकर वह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। इश्कान्हा वहीं खड़ी रह गई, सन्न, टूटती हुई। आंसू गालों से बहकर जमीन पर गिरने लगे। सन्नाटे ने एक बार फिर उसे अपने अंदर लपेट लिया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह तो महज आगाज है। उसे आगे चलकर मजीद आजमाइशों से गुजरना था। 2 हफ्ते बाद ऐलान एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर था। इश्कान्हा को अपनी छोटी बहन से पता चला कि उसके अब्बा शम्स अल्दीन साहब बहुत बीमार हैं। उसने ऐलान से अनुमति मांगी, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि ड्राइवर को भी मना कर दिया कि वह जाने न पाए। अशकाना ने बार बार फोन किया, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए, दिल में बेचैनी। 3 बार कॉल कट गई। चौथी बार जब कॉल मिली तो दूसरी तरफ से गुस्सैल आवाज आई, क्या मुसीबत है? नजर नहीं आ रहा कि कॉल नहीं उठा रहा? बार बार क्यों फोन कर रही हो? दिमाग खराब कर दिया है तुमने। मैं क्या तुम्हारा? अशकाना ने हिचकियों के बीच रोते हुए कहा, ऐलान प्लीज, मेरे अब्बा, वह इस दुनिया में नहीं रहे। अभी बहन का मैसेज आया है। कल से तबीयत बहुत खराब थी। मैं जा रही हूं, लेकिन ड्राइवर मुझे लेकर नहीं जा रहा। प्लीज, आप उससे कह दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आखिरी बार उनका दीदार करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ खामोशी थी। सिर्फ ऐलान की सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो।
तुम्हारे वालिद का निधन नहीं हुआ। तुम बस कोई और बहाना कर रही हो, अपने आशिक से मिलने के लिए, है ना? मुझे बेवकूफ समझ रखा है। कहीं नहीं जाना। घर में रहो और अपनी ड्रामेबाजी किसी और के लिए रखो। खुदा का वास्ता है ऐलान, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी माँ, मेरी बहनें सब अकेली हैं। मुझे जाना होगा। प्लीज ऐलान, मुझे जाने दीजिए। चुप, ऐलान ने दहाड़कर कहा। बस बहुत हो चुका। अगर एक कदम भी बाहर निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उसने कॉल काट दी, उस हकीकत से बेखबर कि अशकाना पर क्या कयामत गुजर रही है। अशकाना की उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर थम गईं। आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। दिल से एक चीख निकली, अबा! कमरे में सन्नाटा छा गया। वह जमीन पर बैठती चली गई। सांसें बेतरतीब थीं, मगर आंखों में एक फैसला चमक रहा था। वह मर गए और उसे फर्क तक नहीं पड़ा। वह बड़बड़ाई, फिर अबाया ओढ़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ड्राइवर मना करता रहा, मगर वह एक न सुनी। रास्ते से हट जाओ, मैं जा रही हूं अपने बाप के जनाजे पर। अगर कोई रोकेगा तो मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया और वह आंखों में आंसू, दिल में दर्द लिए दरवाजा खोलकर निकल गई। वक्त गुजरता रहा। तदफीन का प्रक्रिया अशकाना के आने के बाद पूरा हुआ। वह 3 दिन से अपनी माँ के साथ थी, उनका गम बांट रही थी। मगर आज कुछ अलग था। वह सुबह से ही अजीब सी घबराहट में मबतला थी। अचानक घर के दरवाजे पर चटक चटखाहट हुई। आंगन में ऐलान के कदमों की भारी छाप गूंजी। अशकाना, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। उसकी आवाज में ऐसा तूफान था कि अशकाना की माँ घबराकर खड़ी हो गई। बेटा, आराम से, क्या हुआ है? मगर ऐलान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह कमरे के दरवाजे पर आया, धक्का दिया, अंदर दाखिल हुआ। अशकाना सहम कर पीछे हट गई। कुछ कहना चाहती थी, मगर ऐलान ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मना करने के बावजूद, घर से बाहर जाने की, वह भी बिना अनुमति? ऐलान, सुनिए तो सही, मेरे अब्बा वहां। मगर वह बस कहती रह गई। ऐलान ने एक न सुनी। चुप रहो, तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। उसने अशकाना को घसीटकर बाहर निकाला। अशकाना की माँ पीछे पीछे आवाजें देती रहीं। बेटा, ऐसे न ले जाओ, वह शोक में है, अभी अभी बाप को दफनाया है। मगर ऐलान का दिल पत्थर हो चुका था। वह पलटकर न देख सका। घर पहुंचकर उसने अशकाना को बदतरीन हिंसा का निशाना बनाया। बिना अनुमति बाहर गई? किस हक से? वह यह नहीं जानता था कि उसकी बेहिसी उसे कितने बड़े पछतावे में धकेलने वाली है। 1 सप्ताह बाद अशकाना कमरे के एक कोने में बैठी थी। रंग पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले हाले थे, होठों पर सूखापन। उसी समय ऐलान कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में फोन था, चेहरे पर लापरवाही और बेरुखी। ऐलान, अशकाना ने मंद आवाज में पुकारा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सीने में घुटन है, सांस नहीं आ रहा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, दर्द में डूबा हुआ था। ऐलान ने कुछ पल देखा, फिर आंखें बंद करके बोला, यह भी कोई नया ड्रामा है? तुम्हें हर वक्त झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। नहीं, ये सच है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अब बकवास बंद करो अशकाना। जब मुझे लगेगा कि तुम वाकई बीमार हो, तब ले जाऊंगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं तुम्हारे नाटकों के लिए। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करता बाहर चला गया। वह नहीं जानता था कि वह 2 जानों को खोने वाला है। 1 और सप्ताह गुजर गया। एक दिन दोपहर को वह अचानक ऑफिस से घर आया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई साया उसकी आत्मा को छू रहा हो। उसने कमरे का दरवाजा खोला और एक पल में दुनिया रुक गई। अशकाना फर्श पर बेहोश पड़ी थी, सफेद कपड़ा खून से सना हुआ, चेहरा पीला, सांसें धीमी।
इश्खाना, उसने चीख कर पुकारा, दौड़कर जमीन पर बैठ गया। उठो, आंखें खोलो। मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसे उठाया, कार में डाला और पागलों की तरह अस्पताल भागा। इश्काना को खून की उल्टियां हो चुकी थीं। वह नीचे उतरने की कोशिश में बेहोश हो चुकी थी। आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों के हवाले किया। प्लीज बचा लीजिए उसे, खुदा के लिए, उससे कुछ न हो। कई घंटों के बाद एक डॉक्टर बाहर आया, चेहरा उदास, आवाज धीमी। हमें अफसोस है, हम आपकी पत्नी और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। ये शब्द सीधे दिल को छेद गए। ऐलान की दुनिया उजड़ चुकी थी। क्या? उसके होंठों से मुश्किल से निकला। डॉक्टर ने बताया, गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं थीं, संक्रमण बढ़ चुका था। अगर कुछ दिन पहले इलाज होता तो शायद बचाया जा सकता था। ऐलान दीवार से टेक कर खड़ा रहा। कुछ देर बाद इश्काना की लाश उसके सामने थी, सफेद चादर में लिपटी, खामोश, जैसे गहरी नींद में। ऐलान करीब गया, हाथ कांप रहे थे, आंखें नम। मैं तुम्हारा अपराधी हूं इश्खाना। तुमने सच कहा था, मैंने न सुना, न समझा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और अब तुम वाकई चली गई हो। प्लीज लौट आओ, मुझे माफ कर दो। उसकी हिचकियां अस्पताल की दीवारों में गूंजने लगीं। हर आंख नम थी। सभी इंतजामात फराज हैदर साहब ने कराए, क्योंकि उनका बेटा उस हाल में नहीं था। रात की परछाई में सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अपने कमरे में घुटनों के बल बैठा था, वहीं जहां उसने जिंदगी के सपने बुने थे। आज वही कमरा खाली था, वीरान था और सन्नाटे से भरा हुआ था। उसके हाथों में इश्काना की आखिरी तस्वीर थी। वह तस्वीर जिसमें मुस्कान थी, जिंदगी थी, उम्मीद थी, मगर अब सिर्फ याद थी। तुम कहती थीं कि प्यार की नींव सच्चाई पर होनी चाहिए, और मैंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, तुम्हारे प्यार को बेकदरी का नाम दिया। और आज तुम मेरे पास नहीं हो। ऐलान की आवाज कांप गई। खुदा ने मुझसे मेरी नेमत छीन ली। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। लेकिन अब न कोई उसे थपकी देने वाला था, न कोई बोलने वाला। उसकी आंखों में वह दृश्य फिर से चमकने लगा, जब इश्काना ने नरमी से कहा था, मैं आपके साथ ईमानदार हूं, और आज इस ईमानदारी का बदला सिर्फ अकेलापन, पछतावा और पीड़ा बनकर रह गया था। ऐसे लोग जो मासूम, निर्दोष और दिल से प्यार करने वालों को दर्द देते हैं, ऊपर वाला एक दिन उनसे सब कुछ वापस ले लेता है। बेशक प्रेम अगर आसानी से मिल जाए तो कुछ लोग उसकी कद्र खो देते हैं। खिड़की से आती हल्की रोशनी प्रेम की तस्वीर पर पड़ी, जैसे वह कहीं दूर से अभी भी मुस्कुरा रही हो। ऐलान की नजरें खाली में खोई हुई थीं। समय जैसे रुक गया हो, सांसें धीमी, दिल भारी। तुम गई नहीं प्रेयसी, तुम मेरी हर सांस में हो, हर तड़प में हो, और इस खामोशी में भी हो, जो तुम्हारे बाद मेरे दिल में बसी है। यह वह प्रेम था जो अब सिर्फ प्रार्थना बन चुकी थी, और प्रार्थना जो स्वीकार न हो सके, वही सबसे गहरा दुख बन जाती है। अब ऐलान खान की जिंदगी में कयामत तक का इंतजार लिख दिया गया था। एक ऐसी सजा जो किसी अदालत से नहीं, सिर्फ रब के निजाम से मिली थी। बस अब ये प्रेम एक खामोशी में दफन हो चुका था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मजीद ऐसी कहानियां लाने का हौसला देता है।